हेलो फ्रेंड्स, बीबीजी एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम इसकी ज्योग्राफी के 5वें लेक्चर को शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर ज्योग्राफी के ये वाला जो लेक्चर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा किस हिसाब से हमारे आगे आने वाले पोर्शन के लिए। ठीक है, इसके पहले हम 4 वीडियो और देख चुके हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, जिसमें हमने देखा था हमारा सोलर सिस्टम, हम इक्लिप्स देख चुके हैं, हम लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड देख चुके हैं, अक्षांश देशांतर देख चुके हैं। वो सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे इस लिहाज से कि कैसे एक पृथ्वी पर सब चीज़ें घटती है और सब कैसे हमारा मौसम बनता है और मौसम में ये घटनाएं कैसे होती है, और आगे के चैप्टर भी इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। अब पृथ्वी कैसे गति करती है उसके बारे में हम देखेंगे। पहला हम देखते हैं, देखिए पृथ्वी की गतियों में पृथ्वी की 2 प्रकार की गति होती है। ठीक है, पृथ्वी की 2 प्रकार की गति होती है। हम उन गतियों के बारे में देखते हैं। पहला होता है रोटेशन और दूसरा होता है क्या, रिवॉल्यूशन। रोटेशन और रिवॉल्यूशन 2 टाइप का होता है, एक परिक्रमण होता है, एक परिभ्रमण होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी पृथ्वी अपने अक्ष के, ये उसका अक्ष एक्सिस है, ठीक है, जब भी पृथ्वी उसकी एक्सिस के अक्ष के चारों ओर घूमती है एक ही जगह पर, ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, परिभ्रमण। परिभ्रमण या फिर रोटेशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, रोटेशन की बात कर रहे हैं। रोटेशन किसके अराउंड होगा, एक्सिस के अराउंड रोटेशन होगा। नेक्स्ट होता है हमारा परिभ्रमण। जब भी कोई सेलेस्टियल बॉडी या फिर ब्रह्मांडीय पिंड, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई सेलेस्टियल बॉडी या ब्रह्मांडीय पिंड बोलते हैं, वो किसी अदर बॉडी के अराउंड मोशन करता है, किसी अदर बॉडी के अराउंड मोशन करता है। सपोज इट इज़ सन, ये सन है और ये अर्थ है। जब सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी घूमती है, इसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन या फिर परिक्रमण। ठीक है, क्रम वाइज घूमना, देखिए क्रम के अनुसार परिक्रमण, ठीक है, रिवॉल्यूशन, ठीक है, क्रम के अनुसार घूम रही है और इसी क्रम को वो बनाए रखती है, इसलिए परिक्रमण। ठीक है, परिभ्रमण, परिभ्रमण मतलब एक ही अक्ष के अराउंड घूमना। भ्रमण छोटा होता है, परिक्रमण बड़ा होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो हमारा क्या है, रोटेशन। रोटेशन मतलब उसकी एक्सिस पर घूमना। रिवॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, पूरी तरीके से किसी एक सेलेस्टियल बॉडी या ब्रह्मांडीय पिंड के चारों ओर घूमने वाला, है ना। हम जब मोशन करते हैं तब क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर इस वाले में आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। सबसे पहले हम किस चीज़ के बारे में देख रहे हैं, यहाँ पर ये रिवॉल्यूशन बताया जा रहा है, रोटेशन। ठीक है, ये पूरा क्या है, ये है रिवॉल्यूशन और ये क्या है, ये है रोटेशन। ठीक है, ये रोटेशन है। इस चीज़ में ये बताया जा रहा है कि इसके अराउंड चंद्रमा घूम रहा है। यह है हमारा परिक्रमण, ये परिक्रमण गति है पृथ्वी की। ठीक है, और ये परिभ्रमण है, अपनी अक्ष पर घूम रहा है। देखिए पृथ्वी यहाँ पर अपने अक्ष पर घूम रही है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की गतियाँ हमारी पृथ्वी की होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि देखिए सबसे पहले तो पृथ्वी का बोला जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष से, अक्ष मतलब एक्सिस, जब भी कोई बॉडी रोटेट होती है, अक्ष या एक्सिस किसको बोलते हैं, जब भी कोई बॉडी या फिर सर्कुलर बॉडी जब रोटेट होगी तो वो क्या करेगी, वो अपने किन्हीं 2 पॉइंट के ऊपर रोटेट होगी। यदि हम टॉप या भंवरे को घूमते हुए देखते हैं तो वो उसकी नेल के ऊपर, एक कील के ऊपर घूम रहा होता है। ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ भी एक पॉइंट है, नीचे की तरफ भी एक पॉइंट है। तो जिस भी पॉइंट के ऊपर हमारी पृथ्वी घूम रही है, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन क्या होता है, एक्सिस होता है ना। जिन 2 पॉइंट्स के ऊपर हमारा पृथ्वी घूम रहा है, उन दोनों को मिलाने वाला लाइन क्या होता है, उसका एक्सिस होता है। एक्सिस हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल सीधा होता है। ठीक है, अब पृथ्वी के झुकाव की बात करें या फिर एंगल टिल्ट की बात करें, तो पृथ्वी का ये जो एंगल है वो कितना है, 23.5, 23.5, 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर। ये उसका अक्ष है और उसके अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और यही कारण है पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज होने का, जो हमारे ऋतुएं परिवर्तित होती है उसके पीछे यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। एक और बात देख लें कि हम मार्स के ऊपर लाइफ क्यों देख रहे हैं।
मार्स के ऊपर लाइफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अर्थ हमारी 23.5 टिल्ट है और हमारा जो मार्स है इससे थोड़ा ही ज़्यादा टिल्ट है, मतलब 1.5 डिग्री ज़्यादा झुका हुआ है। मतलब ये 25 डिग्री झुका हुआ है क्या हमारा मार्स या मंगल ग्रह। मतलब पृथ्वी के समान इसके ऊपर भी क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। इसीलिए हमारा जो हम एटमॉस्फेयर जैसा पार पाना चाहते हैं वैसा एटमॉस्फेयर हमको कहाँ मिलेगा, हमारे मार्स पर मिलेगा। और क्लाइमेट चेंज भी होगा वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, और हमको सब चीज़ें अच्छे से मिलेगी भी, हमारे मौसम हमको मिलेंगे वहाँ पर। इसीलिए क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण हम मार्स पर देख रहे हैं। तो ये क्या था, एक्सिस टिल्ट, अक्षीय झुकाव, एक्सिस टिल्ट अक्षीय झुकाव, ठीक है। अक्षीय झुकाव के कारण ही हमारा क्या होता है, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तित होते हैं, क्लाइमेट चेंज होता है ना। जलवायु पर भी प्रभाव पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये हमारा देखिए, इक्वेटर पहले यहाँ हो सकती थी लेकिन एक्सिस टिल्ट के कारण इक्वेटर अब यहाँ पर होगी। यह हमारा आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल और वो सभी चीज़ें एक साथ में झुक जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद, ठीक। अब रोटेशन रिवॉल्यूशन के बारे में बता दिया कि जब भी कोई भी बॉडी किसी अदर बॉडी के अराउंड घूमेगी, मतलब ये एक बॉडी है, ठीक है, उसके अराउंड अदर बॉडी या फिर कोई सा दूसरा पिंड घूम रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिवॉल्यूशन होगा, है ना, रिवॉल्यूशन होगा। और यदि कोई बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड ही घूम रही होगी, है ना, खुद ही एक ही जगह पर घूम रही, तो वो क्या होगा, है ना, रोटेशन होगा और रोटेशन होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रोटेशन और रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब रोटेशन और रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है उसको देख लेते हैं। अब रोटेशन में, ठीक है, अब एक्सिस पर घूमने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है, 23 घंटे 59 मिनट का समय लगता है, 4 सेकंड और लगते हैं, ठीक है। ये समय पृथ्वी को अपने एक्सिस पर घूमने में लगता है। और उसके बाद दूसरा आता है हमारा रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन पीरियड कितना है, 365.25, है ना, 365.25, है ना। मतलब जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको इतना ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब इतना समय अंतराल पृथ्वी क्या करती है, लेती है किसके अराउंड घूमने में, सूर्य के अराउंड घूमने में। ये जो 252525 है, तो ये 252525 4 साल में कलेक्ट होकर क्या हो जाता है, 1 डे बन जाता है, एक दिन बन जाता है। और इसी एक दिन को हम किस में जोड़ देते हैं, फैब में जोड़ देते हैं। और फैब में जोड़ने के कारण ये क्या हो जाता है, लीप ईयर, ठीक है, जिसको अधिक मास बोला जाता है। अधिक मास के नाम से भी लोकल एरिया में, मालवा क्षेत्र में इसको जाना जाता है, ठीक है। जिसमें हमारा साल में एक दिन ज़्यादा होता है, 29 का होता है हमारा फरवरी। जैसे 2020, है ना, 2020 जो हमारा था वो क्या था, हमारा लीप ईयर था, जिसमें क्या क्या देखा गया हमने कि हमारे फरवरी में 29 डेज थे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पृथ्वी जो सूर्य के अराउंड चक्कर लगा रही है वो एक सर्कुलर पाथ में नहीं है। वो कैसा पाथ है, वो एक इलिप्टिकल पाथ है। ये हमारा सूर्य और ये हमारी पृथ्वी एक ऐसे इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगा रही है, ये और ये हम इसको आगे भी देखेंगे। इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगा रही है, ये सर्कुलर नहीं है, ठीक है। एक पोजीशन होती है जहाँ पर ये दूर होता है, एक पोजीशन होती है जहाँ पर पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इलिप्टिकल पाथ में हम कर रहे हैं और अर्थ के एक्सिस पर टिल्ट होने के कारण ही हमारे सीज़न चेंज होते हैं, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अपन चलते हैं मौसम या सीजन्स में, ठीक, मौसम या सीजन्स में। अब इसमें एक चीज़ और हम साथ में चलाते हैं, है ना, जिससे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यह हमारा है क्या, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारी इक्वेटर, ये अपना कैप्रिकॉर्न, ये कर्क, ये मकर, ठीक है, और ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। ये वाला डायग्राम भी बहुत ही शानदार साथ में चलेगा तो अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा जल्दी से, ठीक है। अब इस पोजीशन पे हम चलते हैं कि सन बीच में और ये 4 पोजीशन दी हुई है। अब बहुत ही इजी तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखने में आता है कि सूर्य अभी सीधा कहाँ चमक रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा पर सीधा चमक रहा है। मतलब कहाँ पर है पोजीशन, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर पहली पोजीशन है। अब ये पोजीशन कब आती है, जब सूरज कहाँ चमकता है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारी मकर रेखा पर सीधा चमकता है। वो डेट होती है हमारी 21 दिसंबर, ठीक है, 21 दिसंबर का दिन होता है जब हमारा सूरज मकर रेखा पर सीधा चमक रहा होता है,
ठीक है। अब यहाँ पर जान लेने लायक बात है, ठीक। अब यदि ये सदर्न हेमिस्फीयर में, हम इसको लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में हेमिस्फीयर की बात कर ली है हमने, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर का पोर्शन हमारा होता है, इक्वेटर के ऊपर का पोर्शन हमारा कौन सा आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना, और नीचे का होता है सदर्न हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। तो ये अभी कहाँ पर है सूरज हमारा, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। हमारा सूरज है अभी सदर्न हेमिस्फीयर में। अब दक्षिणी गोलार्ध में यदि हमारा सूर्य है तो समर सीज़न कहाँ पर होगा, समर सीज़न अभी देखिए ये वो वाले सीज़न नहीं है, ठीक है। इसका कारण मैं आखिर में बताऊँगा। मतलब सूरज यहाँ पर सीधा चमक रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, सनलाइट साउथ में ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, समर चल रहा है। और इधर की तरफ हम डेट देख चुके 21 दिसंबर, इस दिन हमारे यहाँ क्या चल रहा है, इस दिन हमारे यहाँ विंटर सीज़न चल रहा है, हमारे यहाँ ठंडी पड़ रही है अच्छी खासी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ जान लेने लायक है कि ये इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर, इक्वेटर से नीचे अभी सूरज सीधा चमक रहा है, ये चमक रहा, मतलब यहाँ पर समर हो रही है और यहाँ पर विंटर टाइप का मौसम हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर है, मतलब साउथ में ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अब एक चीज़ और है, मतलब यहाँ पर साउथ पोल जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर साउथ पोल दिख रहा है, ठीक है। साउथ पोल किस में है, सनलाइट में, साउथ पोल सनलाइट में। यदि साउथ पोल सनलाइट में है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 मंथ का डे हो रहा है। यदि नॉर्थ पोल सनलाइट में नहीं है वहाँ पर, इसलिए कहाँ पर, नॉर्थ पोल पर 6 मंथ की क्या हो रही है, नाइट हो रही है। साउथ पोल पर, नॉर्थ पोल पर क्या हो रही है, 6 मंथ की नाइट हो रही है। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये कौन सी डेट है, हम डेट देख रहे हैं दिसंबर 21 से 22, ठीक है। 21 दिसंबर का दिन होता है जब क्या होता है, साउथ में डेज़ क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, और नाइट्स क्या होती है, छोटी होती है। लेकिन वहीं नॉर्थ में क्या होता है, डेज़ छोटे होते हैं और नाइट्स बड़ी होती है ना। दिन की लंबाई क्या होती है, कम होती है, और यहाँ पर दिन की लंबाई ज़्यादा होती है। जहाँ पर सूरज सीधा चमकेगा वहाँ पर दिन का समय क्या होगा, ज़्यादा ही होगा अल्टीमेटली। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल जो हमारा है 6 मंथ के नाइट में है, और यहाँ पर साउथ पोल जो है हमारा 6 मंथ के डे में है, ठीक है। अभी यहाँ पर समर सीज़न कहाँ पर है, साउथ में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिन बड़े कहाँ पर है, साउथ में, और नाइट छोटी कहाँ पर है, साउथ में। और विंटर सीज़न कहाँ पर आ रहा है, नॉर्थ में, और डेज़ छोटे कहाँ पर है, नॉर्थ में, और नाइट्स बड़ी है, क्योंकि विंटर सीज़न में, ठंडी के मौसम में हमारे यहाँ दिन छोटे ही होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से हम इन डेट्स को याद रखने का सीधा सा फंडा करेंगे, ठीक है। दिसंबर, अब यहाँ से क्या है, हमको लगेंगे 3 महीने, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हम कहाँ पहुँच गए, मार्च पर हम किस पोजीशन पहुँच गए, यहाँ पर। अब मार्च की पोजीशन पर क्या होता है, देखिए मार्च की पोजीशन पर तो पहुँच गए। अब मार्च की पोजीशन पे यहाँ पे देखिए 21 से 22 मार्च दिया हुआ है, तो हम कहाँ पर पहुँच गए, 21 से 22 मार्च, 3 महीने का अंतराल लगा। मतलब ये जो 3 लाइन का हम जिक्र कर रहे थे, इसमें 3 महीने लगे यहाँ पहुँचने में। मतलब इक्वेटर पर हमारा सूरज पहुँच चुका है, और इक्वेटर पर सीधा चमक रहा है, मतलब सूर्य की रोशनी भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ रही है। यदि भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ रही है तो डे इज इक्वल्स टू नाइट, दिन और रात बराबर होने वाली स्थिति आ गई, ठीक है। तो दिन और रात बराबर कब होते हैं, हमारे 21 मार्च के दिन, 21 ऑफ मार्च के दिन डे एंड नाइट्स बराबर होते हैं। दोनों जगह सीजन्स क्या होते हैं, दोनों जगह सीजन्स क्या होते हैं, एक जैसे होते, इवन होता है। मतलब क्या हम बोल रहे हैं, यहाँ पर अभी क्या था, यहाँ समर था, ये विंटर है, मतलब यहाँ से समर जा रहा है और यहाँ से यहाँ पे समर आ रहा है। मतलब अल्टीमेटली यहाँ से समर ख़त्म होने लगेगा धीरे धीरे, और यहाँ पर विंटर ख़त्म होने लगेगा, और सन का माइग्रेशन किधर हो रहा है, नॉर्थ की तरफ हो रहा है। तो जब भी इस पोजीशन से सन ऊपर की तरफ जाता है, नॉर्थ की तरफ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न माइग्रेशन, उत्तरायण, उत्तरायण, ठीक है। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट टर्म है उत्तरायण, है ना। मतलब सूरज का साउथ से नॉर्थ की ओर जाना, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाना उत्तरायण कहलाता है, उत्तर की ओर जाना, ठीक। यहाँ पर 21 मार्च का दिन है ना। इसी दिन क्या होता है, दिन बड़े होते, ठीक है, दिन और रात बड़े बराबर होते, ठीक है। दिन भी जितना है उतना रात है, 12-12 घंटे का हो जाता है, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, हमारी इस पोजीशन को बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स, वर्नल
इक्विनॉक्स। अब इसको क्या बोला हमने, विंटर सोलिस्टिक। इस पोजीशन को जब हमारी क्या आ रही थी, 21 मार्च है ना, इसको बोलते हैं शीत अयनांत। ध्यान रखिएगा, शीत अयनांत। और इसको क्या बोल दिया हमने, वर्नल इक्विनॉक्स। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। इस पोजीशन से हमने यहाँ पर गए थे 3 मंथ में, तो वापस हम इस पोजीशन पे कहाँ पर पहुँच चुके हैं, मार्च। वापस 3 मंथ्स में आएंगे, तो अभी मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई और जून। अब हम कहाँ पहुँच गए, जून वाली पोजीशन पर पहुँच गए। जून पोजीशन पर क्या हो रहा है, सूरज कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है। यहाँ पर वापस हम उन 3 लाइन पे आ जाते हैं। अब सूरज यहाँ था, इस पोजीशन पे था, उस पोजीशन से अब कहाँ आ चुका है, उस पोजीशन से यहाँ पर इस पोजीशन पे आ चुका है। सूरज यहाँ पर आ गया हमारा, है ना, इस पोजीशन पे। तो मतलब पूरी तरीके से उत्तर में आ चुका है, नॉर्थ में आ चुका है सूरज हमारा। ये नॉर्थ में आ गया पूरी तरीके से। इसको बोलते हैं उत्तरायण का पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना। ठीक है, उत्तरायण हो चुका है सूर्य। अब यदि सूरज कहाँ चमक रहा है, सीधा नॉर्थ में चमक रहा है और इस वाले हिस्से पर चमक रहा है, मतलब समर सीज़न कहाँ आ गया, नॉर्थ में समर आ गया और साउथ में क्या आ गया, विंटर आ गया। ठीक है, साउथ वाले पोर्शन में, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर आ गया। अब यहाँ से उत्तरी ध्रुव पर, नॉर्दर्न पोल के ऊपर क्या हो रहा है, सूरज सीधा चमक रहा है, मतलब 6 मंथ का डे हो रहा है कहाँ पर, नॉर्थ पोल पर। और यहाँ 6 मंथ की नाइट हो रही कहाँ, साउथ पोल पर। देखिए ये भी याद रखिएगा कि 6 मंथ की नाइट नॉर्थ पोल पर कब होगी, 21 जून के दिन होगी, है ना, ये याद रखिएगा। 21 जून के दिन 6 मंथ की क्या हो जाएगी, यहाँ पर नाइट हो जाएगी और यहाँ पर 6 मंथ का डे हो जाएगा। ठीक, अब समर सीज़न कहाँ पर आ गया, नॉर्थ में आ गया, इधर विंटर सीज़न आ गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समर सोलिस्टिक। समर सोलिस्टिक, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीष्म अयनांत। ठीक है, ग्रीष्म अयनांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें सूरज सीधा यहाँ चमक रहा है, मतलब अब नॉर्थ की और साउथ की बात करते हैं। नॉर्थ और साउथ में क्या डिफरेंस होंगे हमारे। ठीक है, नॉर्थ में डेज क्या होंगे, बड़े, है ना, नॉर्थ में, क्योंकि सूरज नॉर्थ में सीधा चमक रहा है, नॉर्थ में डेज बड़े और नाइट्स छोटी। मतलब साउथ में क्या हो जाएगा, डेज छोटे और नाइट्स बड़ी। ठीक है, यहाँ पर 6 मंथ का डे हो रहा है कहाँ पर, नॉर्थ पोल पर। यहाँ पर 6 मंथ की नाइट हो रही है कहाँ पर, साउथ पोल पर। ठीक है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस वाले इलाके में और यहाँ पर कम गर्मी पड़ रही है क्योंकि सूरज अभी यहाँ चल रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, वापस इस पोजीशन से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ अभी कहाँ पर आ चुके हैं अपन, जून। फिर उसके बाद 3 मंथ, जून जुलाई अगस्त सितंबर, हम पहुँच गए सितंबर वाली पोजीशन पर। मतलब सूरज वापस इन 3 लाइनों में से अभी कहाँ पर था, कर्क पर था। ठीक है, तो वापस कहाँ आ जाएगा, इक्वेटर पर आ जाएगा नीचे। और ये डेट कौन सी होती है, 23 सितंबर। एक बार डेट और रिवाइज करवाऊंगा मैं आपको, अभी रुकिए। ठीक है, 23 सितंबर। मतलब इसका मोशन किस तरफ होने लगा, साउथ की तरफ मोशन होने लगा। मतलब नॉर्थ पे था, अब ये साउथ की तरफ मोशन हो रहा है सन का। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सदर्न माइग्रेशन। इम्पॉर्टेंट टर्म है सदर्न माइग्रेशन या फिर दक्षिणायन। दक्षिणायन, हिंदी इंग्लिश दोनों लोग याद रखें इसको, दक्षिणायन भी कभी कभी आ जाता है ना, दक्षिणायन या फिर सदर्न माइग्रेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पोजीशन पर क्या होता है, सन इज डायरेक्टली ओवरहेडेड ऑन इक्वेटर। वापस से सूरज इक्वेटर पर आ जाता है। ठीक है, जैसे ही ये इक्वेटर पर आ जाता है वापस क्या हो जाता है, डे इक्वल्स टू नाइट। मतलब 12 घंटे के दिन और रात होने लगते हैं वापस। यदि 12 घंटे के दिन और रात होने लगते हैं, मतलब दिन और रात बराबर। अब क्या हो रहा है, अभी यहाँ समर था, यहाँ विंटर था, मतलब समर जा रही है कहाँ से, नॉर्थ पोल से, और समर सीज़न आ रहा है कहाँ पर, साउथ पोल की तरफ। ठीक है, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्थ से समर जा रहा है और इस तरफ विंटर आ रहा है। ठीक है, यही वाली पोजीशन यहाँ पर हो रही है। ठीक है, मतलब ये कौन सा हुआ, सदर्न माइग्रेशन। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाना। ठीक है, ये कौन सा दिन होता है, 23 सितंबर को, 23 सितंबर के दिन होता है। ठीक है, वापस हम पोजीशन पे चलते हैं। यहाँ से फिर 3 मंथ, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। देखिए हम दिसंबर पर वापस अपनी पोजीशन पर आ गए। दिसंबर एक बार और रिवाइज करवाते हैं अपन डेट हो उनको। ठीक है, सन इज़ डायरेक्टली ओवर हेडेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है,
मकर रेखा पर सीधा चमकेगा कब? 22 दिसंबर के दिन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 महीने का गैप यहाँ से वापिस दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में हम यहाँ पहुँच गए, मार्च 21 ऑफ मार्च, 21 मार्च का दिन होगा जिस दिन सूर्य इक्वेटर पर सीधा चमकेगा। यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ से अब यहाँ पहुँचेगा, ये पहुँच गया, वापस 3 महीने का गैप, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में यहाँ पर आ गया, जून में कहाँ पर आ गया? कर्क रेखा पर, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आ गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कब आया? 21 ऑफ जून को आया। 21 जून के दिन हमारा सूरज कहाँ पहुँच गया? यहाँ पर। अब यहाँ से वापस नीचे जाएगा, ठीक है, मतलब सदर्न माइग्रेशन शुरू होगा और वापस जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर को यहाँ पर आ गया। सितंबर कौन सा? 23 23 सितंबर को कहाँ पर आ गया? वापस इक्वेटर पर आ गया। वापस यहाँ से 3 महीने चले, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर को हम वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आ गए। और ये कौन सी पोजीशन हुई हमारी? वापस यहीं पर सूरज पहुंच गया जहाँ से चले थे, ये मोशन हुआ। और यही मोशन चलता रहता है सन का, जिसके कारण हमारी अर्थ पर क्या होते हैं? सीजन्स चेंज होते हैं, सीज़न चेंज होते हैं। यहाँ पर सीज़न था हमारा कौन सा? विंटर। यहाँ पर कौन सा सीज़न था? समर। अब यहाँ पर कारण सुनिए कि यहाँ पर सन यहाँ पर डायरेक्टली ओवरहेड हो रहा है, और लेकिन विंटर, इसका नाम विंटर सॉल्स्टिक है। यहाँ पर सन इज डायरेक्टली ओवरहेड हियर, और यहाँ पर अभी विंटर है लेकिन यहाँ पर समर सॉल्स्टिक बोला गया है। ग्रीष्म अयनांत, ये शीत अयनांत बोला गया है। तो क्यों बोला गया? इसके पीछे कारण ये है, छोटा सा रीज़न है। क्योंकि देखिए, अब हम यदि पूरे ग्लोब को देखें या फिर मैप देखेंगे हम, तो मैक्सिमम लैंडफॉर्म कहाँ पर है? ऊपर की तरफ है। ठीक है, और मिनिमम लैंडफॉर्म कहाँ है? नीचे की तरफ। यहाँ ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर ओशियन ज़्यादा है, समुद्र कहाँ है? नीचे की तरफ ज़्यादा है। और यदि समुद्र नीचे की तरफ ज़्यादा है तो यहाँ पर तापमान में अंतर बहुत ही कम होगा। यहाँ पर क्या होगा? तापांतर बहुत ही कम होगा, क्योंकि ओशियंस जो हीट होते हैं, गर्म होते हैं, वो धीरे धीरे होते हैं। ओशियंस जो हीट होते हैं वो क्या होते हैं? धीरे धीरे होते हैं। वो कूल डाउन होते हैं, वो भी धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा तापमान का। मतलब यहाँ पर उतनी कड़क सर्दी नहीं पड़ती। कहाँ पर? साउथ में, सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में उतनी कड़क सर्दी का मौसम नहीं होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ चलते हैं, ना कि कड़क गर्मी पड़ती है, क्योंकि ओशियन ज़्यादा है, इसलिए ओशियन ज़्यादा गर्म हो नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पर उतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ेगी। जब तक लैंड एरिया नहीं होगा तब तक गर्मी नहीं पड़ेगी। साउथ, नॉर्थ में चलते हैं। ठीक है, नॉर्थ की बात करें, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आकर देखिए, यहाँ पर हमारे सभी कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा यूरोप, रशिया, इंडिया, यहाँ पर सभी, ग्रीनलैंड, है ना, ये सभी है। और सबसे ज़्यादा लैंडफॉर्म कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंडफॉर्म ज़्यादा है तो टेम्परेचर गेन क्या होगा? तापमान ज़्यादा ग्रहण कैसे करेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा गर्म होगा। और ठंडा भी क्या होगा? कूल डाउन भी बहुत तेज़ी से होगा। ठीक है, ये कूल डाउन भी तेज़ी से होता है, बहुत जल्दी से ठंडे भी होता है। ठीक है, स्टोन की प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, स्टोन्स बने हुए होते हैं मेटल से। ठीक है, बहुत सारे मेटल कंबाइन होते हैं, उससे हमारे स्टोन्स बने हुए होते हैं, स्टोन से हमको मेटल मिलता है। ठीक है, तो मेटल की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो जल्दी तापमान को ग्रहण भी करते हैं और तापमान को उतनी जल्दी अपने अंदर से निकाल भी देते हैं। ठीक है, इसीलिए ये वाले हिस्से में क्या हो जाएगा? लैंड ज़्यादा होने के कारण, लैंड ज़्यादा होने के कारण ये बहुत जल्दी हीट होगी। मतलब अच्छा खासा क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ गर्मी पड़ेगी। ठीक है, फिर ठंडी की बात करें तो यदि ये टेम्परेचर का लॉस भी कर देते हैं जल्दी, तो फिर क्या हो जाएगा? ठंडी का मौसम ये इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे। एक बात और ये रखिए कि सूरज जब यहाँ चमक रहा है तो सन की रोशनी यहाँ पर एंगल से आ रही है। यदि सूर्य की रोशनी यहाँ पर एंगल से आ रही है तो रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी सन रेस। और यदि यहाँ सीधी आ रही है तो यहाँ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, अवशोषण ज़्यादा होगा, यहाँ पे परावर्तन ज़्यादा होगा, परावर्तित हो जाएगी। इसलिए ठीक है, और आगे मैं इसको और अच्छे से समझाऊँगा टेम्परेचर वाले चैप्टर में। इसीलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारे इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर कैलकुलेट, टेम्परेचर क्या सीज़न कैलकुलेट किया जाता है। कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग। यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो विंटर सॉल्स्टिस, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएशन टेम्परेचर का इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, क्योंकि ओशियन ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, यहाँ पर आए तो जब सूरज नॉर्थ में सीधा चमक रहा है तब हम उसको क्या बोल रहे हैं? समर सॉल्स्टिस। ठीक है, यहाँ पे ग्रीष्म अयनात। ठीक है, इसी चीज़ को अच्छे से समझे यहाँ पर। ठीक है,
सूरज चमक रहा है यहाँ, इसीलिए हम सीजन्स का नाम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग देते हैं, है ना, क्योंकि नीचे तो ओशन ज़्यादा है, लैंडफॉर्म कम है, इसलिए हीटिंग एरिया कौन सा ज़्यादा है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है चल और आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए यहाँ पर अब चलते हैं अपन एक और चीज़ में। हमने यहाँ पर सब पोजीशन उनके बारे में देखा इसके पहले वाले में। यहाँ पर देखो ये 21 दिसंबर, यहाँ पर एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर कहाँ पर है, कैप्रिकॉर्न पर है, मकर पर है। ठीक है, मकर के बाद कहाँ जा रहा है, इक्वेटर पर सीधा जा रहा है, भूमध्य रेखा पर जा रहा है। उसके बाद कहाँ जा रहा है, कर्क रेखा या फिर कैंसर पर सीधा चमक रहा है, वापस इक्वेटर पर आ रहा है, इक्वेटर पर वापस आ रहा है और वापस कहाँ आ गया, सॉरी ये वाली पोजीशन पर, ये कर्क पर सीधा आ गया और यहाँ से वापस इक्वेटर पर यहाँ आ गया। देखिए इक्वेटर वाली पोजीशन पर यहाँ से घूमकर यहाँ इक्वेटर पर आ गया। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे अर्थ का मोशन कैसा होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है। ये ध्यान रखिएगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है। इसमें इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है जिसमें दो पोजीशन होती है। दो पोजीशन जान लेने लायक है, एक पोजीशन जो पास में है, एक पोजीशन जो दूर है। ठीक है, अब कितना होता है ये पोजीशन उनमें, ये पोजीशन में ये दो पोजीशन होती है। पहली होती है ना, पेरीहेलियन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेरीहेलियन या पेरीजी भी बोलते हैं, पेरीहेलियन या पेरीजी, है ना। और ये वाली पोजीशन हिंदी में होती है हमारी उपसौर, उपसौर की स्थिति होती है। दूसरी ये घूमता हुआ यहाँ आता है और ये दूर की स्थिति होती है, ये है अपोजी, अपोजी बोला जाता है या फिर अपसौर, अपसौर, अपोजी, एपीहेलियन, है ना। ये सब चीज़ें, ये सब इसके नाम हैं, ये अलग अलग नाम हैं, सभी को सब नाम याद रखने हैं इसमें। ठीक है, हमने बोला इसको क्या, जब पैर पास की स्थिति होगी उसको बोला पेरीहेलियन, पेरीजी या फिर उपसौर। ठीक है, जब दूर की स्थिति होगी उसको क्या बोला, एपीहेलियन, अपोजी या अपसौर। ये स्थिति हमने देखी। अब ये पोजीशन कब कब आती है, ये पोजीशन आती है 3 जनवरी को सबसे पास की और 4 जुलाई को सबसे दूर की, है ना। अब इनमें डिस्टेंस क्या होती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर होता है, मतलब 147 मिलियन किलोमीटर दूर होता है, क्या होता है, सन। ठीक है, और मतलब ये कौन सी पोजीशन है, पास वाली। और जब ये घूम के यहाँ आता है तो 152 मिलियन किलोमीटर, मतलब 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर होता है सूरज। मतलब ये कौन सी पोजीशन है, दूर की, और ये पास की पोजीशन है। पास की पोजीशन को पेरीहेलियन या उपसौर बोलते हैं, उपभाग बोलते हैं। उप मतलब छोटा, उसका ही एक छोटा भाग। उप मतलब छोटा, मतलब पास में। अप मतलब ऊपर, ज़्यादा बढ़ा हुआ, इसलिए। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए। यहाँ पर ये है हमारा पेरीहेलियन, पेरीहेलियन मतलब पैरों में, पास में। एपीहेलियन मतलब अप आ रहा है, एपीहेलियन मतलब ऊपर या दूर। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब ये पोजीशन उनमें आते हैं। यहाँ पर एक और फिर से कन्फ्यूज़न आ जाता है कि देखो 3 जनवरी को तो सूरज क्या है, पृथ्वी के पास है, लेकिन हमारे यहाँ गर्मी क्यों नहीं बढ़ती है, हमारे यहाँ गर्मी क्यों नहीं होती इतनी ज़्यादा। और यहाँ पर कौन सा मौसम आ रहा है, जब 4 जुलाई, यहाँ पर तो ठंडी पड़नी चाहिए, यहाँ पर ठंडी का मौसम होना चाहिए, ठंड पड़नी चाहिए, क्योंकि ये तो दूर है ना। अब इस पोजीशन को वापस समझते हैं जो मैंने अभी बताया था इसके पहले, क्योंकि लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर ज़्यादा है। देखिए ये पास में है सूरज अभी पास में है, लेकिन सूरज की स्थिति क्या है, अभी हमने देखा 21 दिसंबर को सूरज कहाँ होता है, यहीं होता है। सूरज की पोजीशन यहाँ होती है और नीचे क्या है, ओशियन ज़्यादा है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ेगा क्या, नहीं, टेम्परेचर कम ही रहेगा। इसलिए 3 जनवरी को सूरज पृथ्वी के पास होने के बावजूद भी क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में उतनी गर्मी नहीं होती है, क्योंकि ओशियन है, यहाँ पर ओशियन है। ओशियन के कारण 7% टेम्परेचर कम होता है, ओशियन होने के कारण 7% टेम्परेचर कम होता है ना। यही कारण है कि यहाँ पर अभी गर्मी नहीं पड़ रही, यहाँ पर ठंडी का मौसम है अर्थ पर। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन आ जाती है कि हम यहाँ जब आते हैं, इस पोजीशन पर आते हैं,
ठीक है, तो ये दूर की स्थिति है। ठीक है, टेम्परेचर का थोड़े से भी फ्लक्चुएशन का बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी हम कहाँ पर है अभी सूरज कहाँ पर है, अभी सूरज कहाँ से निकला है, 4 जुलाई हुई है, मतलब 21 जून के बाद ही, मतलब अल्टीमेटली सूरज यहीं चमक रहा है, नॉर्थ में चमक रहा है यहाँ पर। अब नॉर्थ में क्या है, लैंड फॉर्म ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, लैंड फॉर्म ज़्यादा है। लैंड फॉर्म ज़्यादा होने के कारण टेम्परेचर गेन होता है। टेम्परेचर गेन मतलब ताप ग्रहण करता है हमारा लैंड फॉर्म, हमारी भूमि क्या करती है, ताप को ग्रहण करती है। इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज दूर होने के बावजूद भी 7% टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड फॉर्म होने के कारण, ओशियन कम होने के कारण, लैंड फॉर्म ज़्यादा है, भूमि क्षेत्र ज़्यादा है, समुद्री स्थिति कम है, इसलिए क्या होता है, 7% तापमान ज़्यादा होता है ना, दूर भी होने के कारण। तो ये क्या हो जाता, अल्टीमेटली बैलेंस हो गया, मतलब यहाँ पर ओशियन होने के कारण पास में था, ठीक है, तो ओशियन है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा। यहाँ पर लैंड फॉर्म है, दूर है, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए 7% तापमान यहाँ पर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और यहाँ 7% टेम्परेचर कम होता है पास या दूर होने के कारण भी। इसीलिए पास होने के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, या फिर दूर होने के कारण बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है। ये वाली सेक्शन भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो ये हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन था। ठीक है, इसको बोलते हैं पेरिजी, इसको बोलते हैं अपोजी। दोनों पोजीशन को याद रखिए, इन सभी पोजीशन को याद रखिए। ठीक है, सब आपके सामने है। ठीक है, और हम मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा एटमॉस्फेरिक लेयर। और इस चैप्टर का रिलेशन भी अदर सभी चैप्टर से होगा, क्योंकि हम आगे पूरे सीजन्स देखने वाले हैं कि हमारे सीज़न कौन से होते हैं और कैसे चेंज होते हैं, रेनफॉल है हमारा, और टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है। इन सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस इस चैप्टर से है। आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा सन कहाँ पर डायरेक्टली ओवरहेड है, कहाँ सीधा चमक रहा है, उन सब पोजीशन के कारण आपको इन सब पोजीशन उनको याद रखना पड़ेगा। इसी से आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। थैंक यू सो मच।